डेट है आज 13 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रिसेंटली न्यूज में है। एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस कराई गई। ये लगभग हर साल यूजुअली जनवरी के महीने में होती है। कौन कराता है इसको? एशियन वाटर बर्ड सेंसस। जैसा इसके नाम में देखो वाटर बर्ड सेंसस, यानी कि ऐसे पक्षी जो पानी के पास रहते हैं उनकी ये सेंसस कराई जाती है, यानी कि उनकी गिनती कराई जाती है। और अभी जो ये सेंसस कराई गई इसमें पाया गया कि 250 इंडियन स्कीमर्स यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे गए। इंडियन स्कीमर देखो इस बर्ड का नाम है, ये पक्षी है जो इसका नाम है इंडियन स्कीमर। और ये सेंसस कौन कराता है? देखो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था हिंदी में बोलते हैं। उसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल, जो ये वेटलैंड इंटरनेशनल है, जैसा इसके नाम में है वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है, ऐसी भूमि जहाँ पे पानी भरा रहता हो सालों साल या किसी साल के कुछ महीने में परमानेंटली या सीजनली पानी भरा रहता हो, ऐसी भूमि को कहते हैं वेटलैंड। तो ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो हैं इनके संरक्षण के लिए इनके पास जो बर्ड वगैरह होते हैं इनकी ये सेंसस कराती है वेटलैंड इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। नीदरलैंड एक कंट्री है यूरोप में, आप जानते होंगे। यहाँ पे जर्मनी के पास नीदरलैंड है। 1937 में इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल एनजीओ है ये वेटलैंड इंटरनेशनल। इसकी एक सेंसस होती है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस इसी का ही इंटीग्रल पार्ट है ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस। जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होती है पूरे वर्ल्ड के लिए होती है और ये सिर्फ एशिया के लिए होती है, जैसा इसके नाम में एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। यह आंध्र प्रदेश है, कोस्टल एरिया पे है ये। और ये कोस्टल एरिया पे देखो ये सेंचुरी है, जैसे ये आंध्र प्रदेश है, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ये सी एरिया है, कोस्टल एरिया है, यहाँ पे सी है, ये समुद्र है। और यहाँ पे ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इनके बीच में एक आइलैंड है। आइलैंड का नाम याद रखना आपको, ये होप आइलैंड है। आइलैंड तो आप जानते हो क्या है? ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उस भूमि को बोलते हैं आइलैंड, द्वीप बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे होप आइलैंड भी सिचुएटेड है। फ्लोरा और फोना कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और ट्री। मैंग्रोव और ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखो ऐसा भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई नेशनल पार्क, कोई बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह न्यूज़ में रहता है तो उसमें किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट जंगल किस तरह का पाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है। फोना कैसे मिलते हैं? फोना का मतलब है एनिमल या बर्ड्स। यहाँ पे देखो इंडियन स्कीमर मिला, इसके लिए फेमस हुआ ये। इंडियन स्कीमर की पॉपुलेशन 250 के लगभग। वाइट बैग्ड वल्चर, गिद्ध बोलते हैं वल्चर को हिंदी में। और वाइट बैग्ड का मतलब इसकी जो पीठ होती है थोड़ी वाइट होती है, सफ़ेद होती है। और ये जैसा इंडियन स्कीमर आपने ऊपर देखा ना पक्षी, कुछ इस तरह का ही दिखता है, इतना ही बड़ा होता है। वाइट बैग्ड वल्चर पक्षी है ये। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये भी पक्षी है, गिद्ध है ये भी। इनकी वैरायटी भी यहाँ पे पाई जाती है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की लिस्ट में। IUCN के बारे में आप जानते हो, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, अलग से लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोस फाइबर। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे। विस्कोस फाइबर जैसा आप देख रहे हो इस इमेज में, ये धागा है। फाइबर का मतलब ये धागा है जो कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, जिन्हें विस्कस क्लॉथ्स भी बोलते हैं। ये विस्कस फाइबर अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए देखो, इंडोनेशिया कंट्री जानते हो आप कहाँ पे? इंडोनेशिया, ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया दिखा देता हूँ आपको, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से ये विस्कस फाइबर इंपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन जो इंडोनेशिया ना जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, ये क्या है, कुछ ऐसा माल भेज रहा है क्योंकि जिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना ज़रूरी है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाते हैं? जब कोई कंट्री
किसी कंट्री में डंपिंग करता है माल की। डंपिंग का मतलब क्या होता है, देखो अगर जैसे इंडोनेशिया में ये विस्कस फाइबर बेचा जा रहा है 10 रुपये का, लेकिन इंडिया में जब आ रहा है, इंडोनेशिया में इसकी कॉस्ट आ रही है मान लो 8 रुपये, और इंडोनेशिया में बेचा जा रहा है 10 का, लेकिन इंडोनेशिया इसे जितना अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है उससे भी सस्ता बेच रहा है इंडिया में आके। यानी कि जितना रेट से अपनी डोमेस्टिक घरेलू बाजार में उस वस्तु को बेचा जाता है, अगर दूसरे देश में उस वैल्यू से, प्राइस से कम बेचा जाएगा तो कहेंगे कि वो डंपिंग कर रहा है। तो इंडोनेशिया अगर इसे 10 के बजाय 9 में बेचेगा या 8 में ही बेचेगा तो कहा जाएगा कि इंडोनेशिया अपने माल को डंपिंग कर रहा है इंडिया में। तो इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी का मतलब समझ लो टैक्स लगाया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। कौन लगाता है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी याद रखना आपको। क्यों लगाते हैं ये तो समझ गए आप, क्योंकि देखो जब इंडोनेशिया से ये माल आएगा, हमें तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन हमारी जो इंडिया की मार्केट है विस्कस फाइबर की, उसको तो भाई साहब नुकसान होगा ना। मान लो हमारी कॉस्ट यहाँ पे 8-9 आ रही है प्रोडक्शन की, 8-9 रुपये, और यहाँ 8-9 रुपये में थोड़ी ना बेच देगा जो प्रोड्यूस कर रहा है मालिक, ज़्यादा रेट में बेचेगा। अगर ज़्यादा रेट में बेचेगा, मान लो 10-11 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो कौन खरीदेगा। अगर इंडोनेशिया का वही क्वालिटी का 8 रुपये में मिलेगा या 9 रुपये में, तो उसे खरीदेंगे ना सब। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको तो नुकसान होगा। तो इसी वजह से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी कि टैक्स लगा देंगे, मान लो 1 रुपये 2 रुपये टैक्स लगा दिया तो बराबर हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया का भी और इंडिया का जो है प्राइस बराबर हो जाएगा। फिर कस्टमर की अपनी चॉइस है, आप कौन सा फाइबर खरीदो, कौन से कपड़े खरीदो, है कि नहीं। तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती हैं। कौन लगाता है ये और याद रखना आपको, एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो रिकमेंडेशन तो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, ये समझ लो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, ये आपको ऑफिसर याद रखना है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग और ये उद्योग का मंत्रालय है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय, इसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज ये देता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश करता है ये। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, याद रखना ये। रिकमेंडेशन कौन करता है और फाइनल डिसीजन कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेती है। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये फाइनल डिसीजन लेता है। इतना आपको याद रखना है इसमें। अब पढ़ते हैं विस्कस फाइबर के बारे में। एक टाइप का रेयन होता है, ये रेयन कपड़े की वैरायटी होती है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, आप जानते हो, ऊन का कपड़ा होता है, वुल का, सिल्क का होता है, रेशम का। इस तरह से ये एक वैरायटी है विस्कस टाइप ऑफ रेयन। रेयन की एक वैरायटी है ये, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, कृत्रिम सिल्क। एक नेचुरल सिल्क होता है, कीड़ा होता है जिससे निकलता है सिल्क, वो नेचुरल हो गया। ये आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं इसे। 1924 से ये बनाया जा रहा है विस्कोस। विस्कोस जो नाम है, देखो इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड से आया है, क्योंकि जब इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो विस्कोस ऑर्गेनिक लिक्विड का यूज होता है, जिसकी वजह से इसका नाम विस्कोस रखा गया है। और ये बनाया किससे जाता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, ट्री वुड पल्प होता है, जो कौन कौन से पेड़ यूज किए जाते हैं, बीच पेड़ के नाम है, पाइन, यूकेलिप्टस, देखा होगा आपने, जो रोड हाईवे वगैरह होते हैं उन पर लंबे लंबे से सफ़ेदा टाइप के पेड़ होते हैं ना, सफ़ेद होते हैं, जिन्हें सफ़ेदा भी बोलते हैं हिंदी में, यूकेलिप्टस बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में, वैसे हिंदी में यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, और रीजनल भाषा में कई कई जगह सफ़ेदा भी, हमारे साइड में सफ़ेदा बोलते हैं, जिस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये यूकेलिप्टस हो गया, या बम्बू से भी बनाए जाते हैं, बम्बू की जो पल्प होता है, वुड का पल्प होता है, उससे बनाए जाते हैं। ये जो मैन्युफैक्चर रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है, ये देखो ना तो नेचुरल है ट्रूली, और ना ही ये सिंथेटिक है। यानी कि सिंथेटिक जैसे नाइलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, नेचुरल जैसे होता है कॉटन, वुल, सिल्क, ये ना तो नेचुरल ना सिंथेटिक, दोनों के बीच में है ये। यानी कि मिक्सचर है दोनों का, नेचुरल का और सिंथेटिक का। और केमिकली ये देखो ज़्यादा इसमें कॉटन का यूज होता है, कॉटन की तरह केमिकली दिखता है, और थोड़ा सस्ता भी होता है। ये जो कपड़ा इसका बनता है इन एक्सपेंसिव फाइबर होता है, सस्ता होता है, वर्सेटाइल होता है, और हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। यानी कि इसमें अगर पानी पड़े थोड़ा या पसीना आ जाए जब बॉडी पे आप इसका कपड़ा पहनोगे, तो पसीने को जल्दी से सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल यूथ डे। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया 12 जनवरी को, यानी कि कल 2023 में। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये कर्नाटक के हुब्बली शहर में मनाया जा रहा है, हुब्बली शहर, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है कन्नड़ भाषा में। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी होती है, तो इनके आइडियाज़ को, जो इनके विचार थे, टीचिंग थी, इनके कंट्रीब्यूशन थे, योगदान थे, उनको सम्मान देने के लिए नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 1985 से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किए जाएंगे। 1985 से शुरुआत की थी। जो इस साल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। इसमें देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं ना हमारे, उनको शोकेस किया जाएगा, खेला जाएगा। जैसे केरल का है कलारीपयट्टू, देखो ये एक तरह के मार्शल आर्ट की तरह हैं और ये कई बार न्यूज में रहे हैं पिछले 1-2 साल में। तो आपको ये याद रखने कौन सा स्पोर्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है। कलारीपयट्टू है केरल से, नोट बना लो आप। सीलमबम है तमिलनाडु से, गटका है पंजाब से और मल्लखंब है महाराष्ट्र से। तो ये आपको याद रखने हैं सारे स्पोर्ट्स, ये दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कल्चरल फोक डांस, फोक सॉन्ग भी गाए जाएंगे। फोक डांस, फोक सॉन्ग का मतलब है जो रीजनल क्षेत्रीय डांस वगैरह होते हैं ना, जैसे लोक संगीत जिन्हें बोलते हैं, या लोक नृत्य हो गया। लोक नृत्य या लोक डांस का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा आपके रीजन में, जैसे आप किसी भी रीजन से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से, तो जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे शादी वगैरह होती है, मैरिज, उस पर कुछ डांस वगैरह होते हैं। तो हर रीजन के अलग अलग डांस होते हैं, अलग अलग गीत होते हैं, तो इनको बोलते हैं फोक डांस या फोक सॉन्ग। तो ये भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे, गाए जाएंगे। और इस फेस्टिवल को ग्रीन यूथ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें केवल रीयूजेबल कटलरी और नैपकिन वगैरह यूज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। जैसा इसके नाम में मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो ये एक ट्रस्ट है, ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था। क्या काम करती है? जैसा नाम में है मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी कि खनिज पदार्थ, मिनरल मतलब खनिज पदार्थ, जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, माइका हो गया, तो इनको खोज करती रहती है। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करना, इनकी खोज करती है और इसको प्रमोट करती है, इसके लिए रिसर्च प्रमोट करती है। अभी गवर्नमेंट ने इस ट्रस्ट को 154.84 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि ये अपना काम कर सके और एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा सके, मिनरल एक्सप्लोरेशन को। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। जैसा इसके नाम में एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था ताकि मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। जो ये ट्रस्ट है कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब इसका ऑफिस कहाँ पे है? इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो ऑफिस है शास्त्री भवन में, न्यू दिल्ली में शास्त्री भवन बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ऑफिस है जहाँ पे, उसी के ऑफिस के अंदर इसका ऑफिस बना हुआ है इस ट्रस्ट का। और देखो कल हमने स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, उसका शायद हेड ऑफिस हमने नहीं डिस्कस किया था। उसका हेड ऑफिस है केरल में, कोच्चि में, कोच्चि में है केरल में। तो ये भी आपको याद रखना है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो मसालों के लिए काम करता है, मसालों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाता है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी डिस्कस किया था कि टर्मरिक का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। देखो इस पर डाउट है, गूगल में मैंने सर्च किया था, भाई बहुत सारे आ रहे हैं, उस पर कोई बता रहा महाराष्ट्र 2022 में रहा नंबर 1 पे, कहीं पे लिखा तेलंगाना रहा है, तो इस पर डाउट है। लेकिन इसका डाउट क्लियर हो जाएगा जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, तो वो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा होगा, तो हम उसमें देखेंगे, उसका जो डेटा डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें कौन है, सारी डिटेल आएगी सब के बारे में, सारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी रिपोर्ट आती है उसमें, तो उसमें देखेंगे हम। जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का ये बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, उसी के तहत ही देखो ये ट्रस्ट बनाया गया था, उसी के तहत ये ट्रस्ट बनाया गया था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 टियर स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 बॉडी हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। एक गवर्निंग बॉडी है, ये हाईएस्ट बॉडी है इसकी गवर्निंग बॉडी, इसके चेयरमैन खुद जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं जो माइंस के, वो इसके चेयरमैन रहते हैं, चेयरपर्सन होते हैं इस ट्रस्ट के, वही कंट्रोल करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसकी, उस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं?
जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर सेक्रेटरी होते हैं ना, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंदर वो सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। तो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं माइंस की उनको एडमिनिस्टर और मैनेज करने का काम सेक्रेटरी का होता है। और सेक्रेटरी कौन बनते हैं? जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बन जाओगे तो आपका प्रमोशन होगा, तो किसी भी मंत्रालय में आप सेक्रेटरी बन जाओगे प्रमोशन होने के बाद, तो आप भी बन सकते हो उसके चेयरपर्सन। फंडिंग कहाँ से आती है इसकी? फंडिंग देखो, जितने भी जो लीज पे माइनिंग करते हैं वो माइनिंग लीज होल्डर होते हैं, वो फंडिंग करते हैं, या लाइसेंसिंग में जो पैसा जो आता है लाइसेंस देने में गवर्नमेंट के पास, उसकी फंडिंग भी इसमें आती है। इस तरह से इसकी फंडिंग आती है। फंक्शन क्या क्या है इसके? जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, एक तो फंक्शन यही हो गया कि मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करती है, खोज करती है, उनके बारे में स्टडी करती है, प्रोजेक्ट डिजाइन करनी है, किस तरह से एक्सप्लोरेशन करना है, कौन से रीजन में करना है, इसकी स्टडी करती रहती है। मिनरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल माइनिंग किस तरह से हो, इसके बारे में ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है। डिटेल्ड एनालिसिस करती है क्रिटिकल मिनरल्स की। जियो फिजिकल और जियो केमिकल सर्वे करती है, ये एरियल सर्वे करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करती है पर्सनल को, जो कर्मचारी होते हैं उनको कैसे एक्सप्लोरेशन की जाए, कैसे खोज की जाए खनिज पदार्थों की, उसके बारे में सिखाती है लोगों को ये जो भी कर्मचारी होते हैं। और नेशनल कोर रिपोजिटरी को ये फैसिलिटेट करती है, यानी कि रिसर्च को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, मिनरल्स में डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ये मान लो। इसने अभी रूल्स जारी किए हैं कि जो आपके घरों में सीलिंग फैन होता है ना, सीलिंग फैन तो आप जानते हो, गर्मियों में जो पंखा चलाते हो आपके छत पे लगा होता है, उसी को सीलिंग फैन बोलते हैं। उसके लिए स्टार रेटिंग जारी की है, अब ये मैंडेटरी कर दी है। स्टार लेबलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में मान लो फ्रिज होगा या एसी होगा, तो आपने देखा होगा उस पर स्टार बने होते हैं ना, इस तरह के स्टार बने होते हैं, किसी पे 3 स्टार, किसी पे 3.5, किसी पे 4.5, किसी पे 5 स्टार, किसी पे 2 स्टार, किसी पे 1 स्टार। तो ये है स्टार लेबलिंग। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे ना, उतना ज़्यादा वो उपकरण जो इक्विपमेंट है, फ्रिज है या एसी है, कूलर है, पंखा है, कुछ भी है, वो एनर्जी एफिशिएंट है उतना ज़्यादा। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? उतने ज़्यादा ऊर्जा की खपत कम करता है वो, यानी कि बिजली कम खाता है। उससे आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा अगर वो उपकरण आप चलाओगे। तो इसका स्टार रेटिंग जितनी ज़्यादा है, यानी कि उतना एनर्जी एफिशिएंट है, उससे उतना कम बिजली का बिल आएगा, कम बिजली खाएगा वो। ये समझ लो आप नॉर्मल सी सिंपल भाषा में। तो जो सीलिंग फैन है उनके लिए भी स्टार लेवलिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 1 जनवरी 2023 से मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य, कि उस पर जो भी मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है, मान लो हेवल्स कंपनी है, फिलिप्स कंपनी है, ओरिएंटल कंपनी है, ओरिएंट्स के जो फ़ैन वगैरह आते हैं, ऊषा के फ़ैन आते हैं, ये सारी कंपनी अपने सीलिंग फ़ैन पे स्टार लेवल लगा के देंगी कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है, ये लगा के देंगी। मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, यूपीएससी ऐसे मैंडेटरी कंपलसरी वर्ड दे के पूछता है, हिंदी में अनिवार्य लिखता है। तो ये 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि एनर्जी एफिशिएंट होगा, लेकिन क्या है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, 8 से 20% तक कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि इंपोर्टेड मोटर लानी पड़ेंगी, उसे सीलिंग फैन को बनाने के लिए मोटर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और जब ये इंपोर्ट करेंगे दूसरे देश से मंगाएंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो कॉस्ट है जो सीलिंग फैन की, पंखे की, वो भी बढ़ जाएगी 8 से 20%। तो स्टार लेबलिंग क्या है हम ऊपर समझ चुके हैं। क्या है स्टार लेबलिंग? यानी कि जितने ज़्यादा स्टार उतना एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि 1 स्टार है तो कम से कम 30% कम बिजली खाएगा, 5 स्टार है तो 50%, आधी बिजली कम खाएगा नॉर्मल पंखे से। खाने का मतलब यही है, खपत कम करेगा, समझ रहे हो ना आप। तो ये न्यू मैंडेटरी जो रूल्स हैं, स्टार लेबलिंग लगाना जरूरी है। और किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसको? सर्विस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं स्टार रेटिंग को। और सर्विस वैल्यू का मतलब ये है कि एक पंखा मान लो 1 मिनट में कितने क्यूबिक मीटर एयर डिलीवर कर रहा है, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? एनर्जी कंजप्शन से। कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहा है? वाट में। और तो उसकी वजह से सर्विस वैल्यू निकल जाती है, जिसकी वजह से स्टार रेटिंग देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। कैसे निकालोगे? सर्विस वैल्यू इज इक्वल टू जितनी एयर डिलीवर कर रहा है वो क्यूबिक मीटर में पर मिनट में क्यूबिक मीटर कितनी एयर डिलीवर कर रहा है, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे? एनर्जी कंजप्शन इन वाट। तो इससे सर्विस वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम स्टार रेटिंग निकालते हैं।
बैकग्राउंड क्या है इसका, यानी कि स्टार लेवलिंग प्रोग्राम कब चलाया गया था। देखो एक एक्ट बना हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, इसके तहत ये रूल्स बनाए गए, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम 2006 करके, इनके थ्रू ये स्टार लेबलिंग दी जाती है। ये मैंडेटरी है। बहुत सारे और भी अप्लाइंसेज हैं, जैसे अप्लाइंसेज का मतलब उपकरण, जैसे फ्रिज आपके घर में, रेफ्रिजरेटर, एलईडी लाइट हैं, रूम में एसी लगा हुआ है, कलर टीवी है, इन सब में भी स्टार रेटिंग वगैरह मैंडेटरी है, अनिवार्य है। BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये क्या है, देखो ये एक बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है हमारे इंडिया की, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये आपको याद होना चाहिए। ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इस डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो एक एक्ट बनाया गया था 2016 में, इसके तहत ये लागू हो गया था एक्ट 2017 में, इसके तहत ये बॉडी बनाई थी। अभी न्यूज में क्यों है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, देखो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये स्टार लेबलिंग देती है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये भी न्यूज में थी अभी, इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं अभी हम। ये न्यूज में क्यों थी, ये न्यूज में इसलिए थी, जैसा आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा, आप अपना मोबाइल जिस चार्जर से चार्ज करते हो तो वो चार्जर कैसा है, कोई C टाइप का होता है, कोई B टाइप का होता है, यानी कि उसका जो चार्ज करने का हेड है जिसे आप अपने फ़ोन में डालते हो वो अलग अलग टाइप का होता है, किसी का पतला होता है, किसी का थोड़ा मोटा होता है, किसी का कुछ इस अलग शेप का होता है, तो अलग अलग फ़ोन का थोड़ा अलग आता है अभी। लेकिन ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि जितनी भी कंपनी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो मार्च 2025 से C टाइप का ही USB यूज करेंगी, यानी कि वो चार्जर होता है और वो USB की तरह भी यूज होता है, यानी कि अगर कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए भी वो वायर यूज होती है, तो उसे USB टाइप C रिसेप्टेबल चार्जर भी बोलते हैं, प्लग या केबल। तो ये सारे जितने प्लग केबल होंगी वो C टाइप की होंगी, एक तरह की होंगी। ये मार्च 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा, तो जितनी भी कंपनियां उन्हें एक ही टाइप के बनाने हैं। ये अभी तक कैसे यूज होते हैं, देखो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो, नोटबुक हो, अदर डिवाइसेस हो या कंप्यूटर हो, इन पे अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा अलग अलग तरह की केबल यूज होती हैं। इस तरह की कुछ टाइप के केबल होती हैं, देखो ये USB कनेक्टर है, ये आपका माइक्रो USB है, मिनी USB है, 8 पिन का लाइटिंग है, ये लाइटनिंग है आईफोन के लिए, ये आपका USB टाइप C टाइप का चार्जर है, इस तरह के USB केबल हैं। तो ये मैंडेटरी हो जाएगा 25 मार्च 2025 से कि ये इस तरह के C टाइप के ही USB केबल आएँ सभी के लिए, जितने भी उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक के चार्ज करने के लिए या USB डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसी तरह की केबल हो। यही टॉपिक थे आज के।